Hello friends, welcome to Aprajya Coaching. आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी किसी कंप्यूटर के उन एलिमेंट्स, साधनों तथा रिकॉर्ड करने वाले माध्यमों को कहते हैं जिनमें प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले अंकीय डेटा या डिजिटल डेटा को किसी समय तक रखा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों में से एक अर्थात सूचना भंडारण यानी कि इंफॉर्मेशन रिटेंशन की सुविधा प्रदान करती है। वास्तव में मेमोरी वह कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। यदि यह भाग न हो तो कंप्यूटर को दिए जाने वाला कोई भी डेटा तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस भाग का मतलब बहुत स्पष्ट है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली है मेन मेमोरी और दूसरा है सहायक मेमोरी। इनमें से मुख्य मेमोरी को सीपीयू का नाम दिया जाता है और सहायक मेमोरी को उससे बाहर चुंबकीय माध्यम जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, टेप आदि के रूप में होती है। दोनों प्रकार के मेमोरी में लाखों की संख्या में बाइट्स होती हैं जिनमें सभी प्रकार के डेटा और आदेश यानी इंस्ट्रक्शन या निर्देश बाइनरी संख्याओं के रूप में भंडारित किए जाते हैं। किसी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार जितना ज़्यादा होता है उसकी प्रोसेसिंग उतनी ही अधिक होती है। अब बात करते हैं हम मेमोरी का अनुक्रम यानी कि मेमोरी हायरार्की। मेमोरी को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है हमारा क्षमता यानी कि कैपेसिटी और दूसरा एक्सेस समय एक्सेस टाइम। क्षमता इंफॉर्मेशन की वह मात्रा होती है बिट्स में जिसे मेमोरी स्टोर कर सकती है। एक्सेस टाइम समय का वह अंतराल होता है जो डेटा के लिए रिक्वेस्ट तथा उस रिक्वेस्ट के प्रतिपादन में लगता है। ये एक्सेस टाइम जितना कम होता है मेमोरी की गति उतनी ही अधिक होती है। चित्र में मेमोरी अनुक्रम को बढ़ती गति तथा घटते आकार के रूप में दर्शाया गया है। सबसे पहले होता है हमारा सीपीयू, उसके बाद रजिस्टर्स, फिर कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या डिस्क। अब बात करते हैं मेमोरी का मापदंड, पैरामीटर ऑफ मेमोरी। इसमें पहला है स्टोरेज कैपेसिटी। यह मेमोरी के साइज को रिप्रेजेंट करती है। कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी को वर्ड या बाइट में मापा जाता है। दूसरा हमारा एक्सेस मोड। किसी भी मेमोरी की बहुत सारी लोकेशन होती है। इन मेमोरी लोकेशन में इंफॉर्मेशन को रैंडमली, सीक्वेंसली और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा हमारा एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम वह होता है जो कंप्यूटर के रीड और राइट ऑपरेशंस को संपन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मापन के प्राथमिक इकाइयाँ, बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कंप्यूटर की सभी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, सेमीकंडक्टर के द्वारा हैंडल की जाती हैं, जो किसी सिग्नल की केवल दो अवस्थाएं होती हैं। पहला है हमारा अनुपस्थिति, दूसरा उपस्थिति, और इन अवस्थाओं को पहचानने के लिए दो प्रतीक यानी सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, 0 और 1, जिसे बिट भी कहते हैं। 0 होता है जो सिग्नल की अनुपस्थिति दर्शाता है और जो 1 होता है वो सिग्नल की उपस्थिति को दर्शाता है। एक बिट कंप्यूटर की वह सबसे छोटी यूनिट होती है जो केवल 0 या 1 स्टोर कर सकती है, क्योंकि एक सिंगल बिट केवल एक या दो ही मान यानी कि वैल्यू को स्टोर कर सकती है। कंप्यूटर में जब हम रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो डेटा कुछ यूनिट्स में स्टोर होता है, जिसे निबल, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट के रूप में होता है। अब बात करते हैं मापन की प्राथमिक इकाइयों का विवरण, डिटेल्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें पहला है हमारा बिट। बिट बाइनरी डिजिट को
रिप्रेजेंट करता है। यह एक सिंगल डिजिट है जिसमें 0 और 1 का प्रयोग होता है। 0 से मतलब है ऑफ और 1 से मतलब होता है ऑन। दूसरा है हमारा निबल। निबल में 4 बिट होती हैं, जो 2 निबल 1 बाइट के बराबर होती हैं। तीसरा बाइट। बाइट लगभग एक कैरेक्टर होता है, जैसे लेटर ए, नंबर 1, प्रतीक इत्यादि। 8 बिट के एक समूह को एक बाइट कहते हैं। अब आता है किलोबाइट। किलोबाइट मेमोरी में 1024 बाइट्स को 1 किलोबाइट कहते हैं। फिर आता है मेगाबाइट। मेगाबाइट में कंप्यूटर मेमोरी में 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि 1 मिलियन बाइट या 1000 किलोबाइट से है। अब आता है गीगाबाइट। गीगाबाइट मेमोरी में 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, जो इसका मतलब होता है कि 1 बिलियन बाइट्स या 1000 मेगाबाइट से है। अधिकतर चिप बनाने वाली कंपनियां मेगाबाइट तथा गीगाबाइट का प्रयोग करती हैं, जैसे 64 MB, 128 MB, 256 MB, 1.2 GB इत्यादि। अब आता है हमारा टेराबाइट। 1 टेराबाइट में सबसे अधिक 2 की पावर 40 बाइट यानी कि 1024 GB या 1 ट्रिलियन 10 की पावर 12 बाइट होती हैं। अब आता है पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट या 2 की पावर 50 बाइट के बराबर होती है। फिर आता है एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट या 2 की पावर 60 बाइट के बराबर होती है। उसी प्रकार जीटाबाइट। जीटाबाइट 1024 एक्साबाइट या 2 की पावर 70 बाइट्स के बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं हम मेमोरी की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इसमें सबसे पहला आता है 1 बिट। 1 बिट यानी कि एक यह बाइनरी डिजिट होती है। फिर आता है 8 बिट्स। 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट या फिर 2 निबल। 1024 बाइट्स मतलब कि 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट मतलब 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। उसी प्रकार 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जीटाबाइट। 1024 जीटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रॉन्टोबाइट और 1024 ब्रॉन्टोबाइट बराबर 1 जियोबाइट। अब बात करते हैं हम मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और दूसरा हमारा द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी इसे आंतरिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग होता है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम या प्रोग्रामों तथा उनके इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उन्हें हटाकर दूसरे या डेटा या प्रोग्राम में रखे जाते हैं। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है, परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है, ताकि जब भी किसी डेटा को इसकी ज़रूरत होती है तो इसमें से तुरंत डेटा ले सकते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार जितना ज़्यादा होता है, वह कंप्यूटर उतना ही तीव्र बन जाता है। प्राथमिक मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। पहला हमारा RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा ROM रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, यह मेमोरी एक चिप की तरह होती है जो
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी MOS से बनी होती हैं। रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी जाती है, वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। अर्थात रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए तथा उसमें यानी कि मेमोरी में उपस्थित डेटा को रीड करने के लिए करते हैं। रैम में उपस्थित प्रत्येक लोकेशन का अपना एक निश्चित एड्रेस होता है। इस एड्रेस के द्वारा ही CPU को यह बताया जाता है कि मेमोरी की किस लोकेशन में सूचना स्टोर करनी है या किस लोकेशन में सूचना प्राप्त करनी है। रैम के दो भाग होते हैं। पहला है हमारा डायनेमिक रैम और दूसरा हमारा स्टैटिक रैम। अब बात करते हैं हम डायनेमिक रैम यानी डी रैम। डी रैम चिप के स्टोरेज सेल परिपथों यानी सर्किट्स में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार कोई ऑन ऑफ स्विच कार्य करता है। इसमें एक कैपेसिटर भी लगा होता है जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है। ट्रांजिस्टर रूपी स्विच की स्थिति के अनुसार वह कैपेसिटर चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है। इन स्थितियों को क्रमशः 0 बिट या 1 बिट माना जाता है। परंतु कैपेसिटर का चार्ज लीक हो सकता है, इसलिए उस चार्ज को फिर से भरने या उत्पन्न करने का प्रावधान अर्थात रिफ्रेश किया जाता है, जिसके कारण इसकी गति धीमी हो जाती है और इस प्रकार डायनेमिक रैम चिप ऐसी मेमोरी की सुविधा देता है जिसकी सूचना बिजली बंद करने पर नष्ट हो जाती है। इसके अन्य उदाहरण हैं। पहला हमारा SD रैम यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। दूसरा RD रैम यानी कि रैम्बस डायनेमिक रैम। और तीसरा हमारा DD रैम यानी डबल डेटा डायनेमिक रैम। अब बात करते हैं हम स्टैटिक रैम यानी कि SRAM की। इसमें डेटा तब तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहता है। स्टैटिक रैम यानी SRAM में स्टोरेज सेल सर्किट में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है। SRAM अधिकतर उसकी तेज गति के कारण कैश की तरह उपयोग होता है और डायनेमिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम अधिक महंगी होती है। SRAM के उदाहरण। पहला हमारा नॉन वोलेटाइल SRAM, दूसरा स्पेशल SRAM, तीसरा सिंक्रोनस SRAM और चौथा एसिंक्रोनस SRAM। अब बात करते हैं हम रीड ओनली मेमोरी यानी कि ROM। इस मेमोरी में उपस्थित डेटा या निर्देश स्थायी होते हैं, जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इन्हें डेटा और निर्देशों में चेंज करना संभव नहीं होता है। डेटा और इंस्ट्रक्शन के स्थायी होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इस चिप में भरी सूचनाएं संरक्षित रहती हैं। अर्थात रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वास्तव में रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ आवश्यक डेटा और प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। रोम का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर हो गया, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा इत्यादि में कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी के प्रकार। टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। पहला हमारा प्रोम, दूसरा EEPROM, तीसरा डबल EEPROM। अब बात करते हैं हम प्रोम की। प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी है जिनमें एक प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। साधारण रोम मेमोरी में ट्रांजिस्टर स्विचों को अस्थायी रूप से ऑन यानी 1 या ऑफ 0 स्थितियों में सेट कर दिया जाता है। लेकिन प्रोम मेमोरी के मामले में चिप को एक प्रकार बनाया जाता है कि इसके सभी स्विचों को ऑन करके छोड़ दिया जाता है। जब
इस मेमोरी में कोई सूचना भरनी होती है तो इसे एक एपरेटस जिसे प्रोम प्रोग्रामर या बर्नर कहा जाता है उसके द्वारा ऐसी हाई वोल्टेज के पल्स उत्पन्न कर सकते हैं जिनसे कुछ चुने हुए स्विच नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वे स्विच 1 से 0 हो जाती है। इस प्रकार प्रोम चिप में सूचनाएं स्टोर कर दी जाती है। प्रोम मेमोरी को केवल एक बार ही प्रोग्राम द्वारा भरा जा सकता है। रोम की तरह यह भी स्थायी होती है और बाद में इसे बदला नहीं जाता है। अब बात करते हैं ई प्रोम की। ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी प्रोम मेमोरी होती है जिसको फिर से प्रोग्राम किया जाता है। इसकी सूचनाओं को चिप में रखी गई विद्युत धारा के द्वारा स्थायी रखा जाता है। किसी ईप्रोम की सूचनाओं को उस सर्किट से हटाकर उसमें बनी हुई एक छोटी सी विंडोज़ के द्वारा उसे अल्ट्रावायलेट रेज डालकर साफ किया जाता है। बाद में इसे एक ईप्रोम बर्नर की सहायता से भी रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ईप्रोम में भरी सूचनाएं स्थायी होती हैं क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ कर देने के बाद भी वे नष्ट नहीं होती हैं। अब आता है डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी ई प्रोम है जिसका फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट से हटाने और निर्माण करने के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसको एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सहायता से अपने कंप्यूटर में ही प्रोग्राम कर सकते हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि फिर से प्रोग्राम करने के लिए इसकी सारी सूचनाओं को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बार में इसकी एक बाइट को साफ करके फिर से लिख सकते हैं और इसे प्रायः कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सूचनाएं स्टोर कर सकते हैं। Thank you for watching this video. अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।